शहरी बहू से अच्छा गांव की बहू का पहनावा। शकुंतला अपनी दोनों नई बहुओं का गृह प्रवेश कर रही थी, जिसमें से ऋतु उसकी छोटी शहरी मॉडर्न बहू थी और भाविका उसकी बड़ी बहू, जो कि गांव की सीधी सादी लड़की थी, जिन्हें देखकर घर आए मेहमान बातें बनाने लगे। अरे देखो तो जरा शकुंतला की बहुओं को, दोनों के पहनावे से दोनों के बीच का अंतर नजर आ रहा है। एक इतना लंबा घूंघट करे सती सावित्री बनकर आई है तो दूसरी जैसे किसी फिल्म के सेट पर आई हो। सही कहा माँ जी, दोनों होलिये से ही पता चल रहा है कि किसको अपने घर से कैसे संस्कार मिले। यहाँ तक कि इस मॉडर्न वाली ने तो घूंघट भी नहीं किया हुआ है। और जरा देखो इसका लहंगा तो देखो, ये लहंगे से ज्यादा वेस्टर्न पार्टी ड्रेस लग रही है। भला कौन सी दुल्हन इस तरह के कपड़े पहनती है। मेहमान बहू को देखकर कुछ इस तरह की बातें करने लगे और शकुंतला को इस बात का आभास हो रहा था। मेरी बहुएं अभी ठीक से ससुराल में आई भी नहीं है और लोगों ने बातें बनानी भी शुरू कर दी। और ऋतु बहू ने घूंघट क्यों नहीं किया हुआ है। शकुंतला की बहू ऋतु ने काफी स्टाइलिश लहंगा पहना हुआ था, जो लहंगे से ज्यादा कोई वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस लग रही थी। वहीं भाविका ने काफी भारी भरकम गहनों के साथ घूंघट भरे हुए भारी सा दुल्हनों वाला लहंगा पहना हुआ था। दोनों बहुएं गृह प्रवेश होने के बाद अंदर आईं, जहां भाविका नई नवेली दुल्हन की तरह एक तरफ बैठी हुई थी, वहीं ऋतु सारे घर में इधर उधर टहलकर मिठाइयां खाते हुए सभी से बातें कर रही थी। ये बात सभी को काफी अजीब लगी। ऋतु बहू, तुम अभी पहली बार दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई हो, तुम्हें इस तरह पूरे घर में खाते पीते टहलना शोभा देता है। अरे मम्मी जी, अब क्या मैं ससुराल में टहल भी नहीं सकती। देखो बहू, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम यहाँ जहाँ भी जाना चाहो बिना किसी की इजाजत लिए जा सकती हो। लेकिन अभी तुम नई बहू हो और घर में इतने सारे मेहमान भी आए हुए, तुम्हें इस तरह देखकर क्या सोच रहे होंगे। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ससुराल में आते ही मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दी जाएंगी। वैसे ये बेड़ियां मुझ पर काम नहीं करेंगी। अपनी सास को सुनाकर ऋतु वहां से चली गई। शकुंतला मेहमानों के सामने ऋतु को कुछ नहीं कह पाई और वो घर में फजीता नहीं बनाना चाहती थी। रात होने पर सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए और बहुएं भी अपने कमरे में जाकर सो गईं। फिर अगली सुबह 6 बजे। आज मेरी पहली रसोई है, मैं जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोकर पूजा कर लेती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छा गुजरे। भाविका ने जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के बाद भगवान की पूजा की। ससुराल में अभी भी सब सोए हुए थे। भाविका ने सभी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। कुछ देर बाद सभी उठकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठ गए, सिवाय ऋतु की। भाविका ने सभी को नाश्ता दिया। पूरे समय वो घूंघट में ही रही। बहू, क्या ये सब तूने अकेले ही बनाया है? जी पिताजी, मुझे जल्दी उठने की आदत है। आप सभी सोए हुए थे, इतने में मैंने पूजा करके आप सभी के लिए नाश्ता बना लिया। अरे वाह, इतने अच्छे संस्कार मिले हैं बहू को, वरना आजकल की लड़कियों को तो भारतीय संस्कृति का पता भी नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, आजकल की लड़कियों में ऐसे संस्कार देखने को नहीं मिलते। संस्कार तो ठीक है, लेकिन इतना लंबा घूंघट करके क्या साबित करना है। आरुषि, लगता है तुम्हारी छोटी भाभी अभी तक सोकर नहीं उठी, जाकर उसे जगा दो। शकुंतला ने इतना कहा ही था कि तभी ऋतु अंगड़ाई लेती हुई वहां पहुंची। उसने मैक्सी पहनी हुई थी, जिसे देखकर सभी हक्का बक्का रह गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ, आप सभी मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हैं। ऋतु अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई कि शकुंतला उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। What the hell? मम्मी जी, अपनी नई बहू के साथ ऐसा बर्ताव करेंगी? बेशर्म, जब घर की नई बहू होने के बाद तो इस तरह के कपड़े पहनकर सबके सामने आएगी, तो तेरे साथ और कैसा बर्ताव किया जाए। आज तक इस घर की बेटी भी ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने नहीं आई। क्या खराबी है मेरे कपड़ों में, ये सिर्फ एक सिंपल सी मैक्सी ड्रेस ही तो है। मैं तो अपने घर में भी ऐसी ड्रेस पहनती हूँ। वो तेरा घर था, ये तेरा ससुराल है, इस बात को ध्यान में रखकर ही कपड़े पहनना। और हाँ, आज तेरी पहली रसोई है, अगर तू ढंग के कपड़े नहीं पहनी तो मैं तुझे कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। ऋतु को डांटकर शकुंतला वहां से चली गई। अब ऋतु को उसकी बात माननी ही पड़ती, नहीं तो उसे पूरे दिन कमरे में बिताना पड़ता। सभी नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों में लग गई और अब दोनों बहुओं को पहली रसोई का खाना बनाना था। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तुझे काफी कुछ बनाना होगा। ऐसे में घूंघट करके खाना बनाने में दिक्कत आएगी, तू घूंघट हटाकर खाना बना ले। नहीं माँ जी, मैं घूंघट करके भी खाना बना सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझसे खास तौर से कहा है कि मुझे ससुराल में कहीं भी घूंघट खोलकर नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तू घूंघट में ही काम कर ले। कैसी भाभियां मिली हैं मुझे, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है तो दूसरी संस्कारों की दुकान। आरुषि, जरा जाकर तो देख, तेरी भाभी को आने में इतना समय क्यों लग रहा है।
शकुंतला के कहने पर आरुषि रितु के कमरे में गई तो उसने देखा कि रितु फोन से देखकर साड़ी पहन रही थी। हे भगवान, भाभी कम से कम साड़ी पहनते समय दरवाजा तो बंद कर लेती। और अभी कितनी देर लगेगी आपको? माँ आपका नीचे इंतजार कर रही हैं। वो मुझे आदत नहीं है ना, इसलिए मैं भूल गई। तुम जाओ, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। रितु के कहने पर आरुषि वहां से वापस किचन में गई और उसने शकुंतला को सारी बात बताई। साड़ी बांधने में भी इसे इतना समय लग रहा है, अपने घर से कुछ सीख कर आई भी है या नहीं? कुछ देर और इंतजार करने के बाद आखिरकार रितु किचन में ही आ गई। उसने छोटे ब्लाउज वाली बॉलीवुड स्टाइल की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर तुरंत शकुंतला का खून खौल गया। मेरे इतने समझाने के बाद भी तेरी समझ में बात नहीं आई? साड़ी भी पहनी है तो वो भी ऐसी जो साड़ी लग ही नहीं रही। मम्मी जी, एक तो आपकी वजह से इतनी मुश्किल से मैंने इस साड़ी को पहना है, वरना मुझे तो साड़ी पहनना आता भी नहीं। तुझे एक और मौका देने से अच्छा है मैं सीधा तुझे कमरे में बंद कर देती हूँ। मम्मी जी, आप सास हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगी वैसा ही होगा। अरे ये जैसी भी है साड़ी तो है ही ना। और आपको सिर्फ मेरे ही कपड़े क्यों दिखते हैं? हाँ, आपकी दूसरी बहू भी तो घर में चलता फिरता नमूना बनकर घूमती है, इसे तो आप कुछ भी नहीं कहती हैं। इसके कपड़े जैसे भी हैं, कम से कम इसकी वजह से मेरी नाक तो नहीं कटी। तेरी वजह से मुझे 2 बार शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब तू चाहे कुछ भी पहन, जब तुझे औरों से बातें सुनने को मिलेंगी ना तो तुझे खुद ही अकल आ जाएगी। इतना कहकर शकुंतला गुस्से में किचन से चली गई। देवरानी जी, आपको माँ जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें अपने बड़ों से सम्मान से बात करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। मैं किसी प्राइमरी स्कूल की बच्ची हूँ क्या जो तुम मुझे ये सब सिखा रही हो? अच्छा होगा अगर तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, मिस घूंघट। इसके बाद दोनों बहुओं ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया और सभी को परोसा। भाविका ने बहुत सारी चीजें बनाई थी और रितु ने थोड़ा कुछ बनाया और वो भी अच्छा नहीं बना था। वहीं रितु के कपड़े भी किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन नई बहू का मान रखते हुए किसी ने रितु से कुछ भी नहीं कहा। खाना खाकर शकुंतला ने दोनों बहुओं को पहली रसोई का शगुन दिया और फिर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। रितु, माना कि तुम आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम दूसरे घर की बहू बन चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें अपने पहनावे में थोड़े बदलाव लाने ही होंगे। आप सबको मेरे कपड़ों से आखिर दिक्कत क्या है? आप सबको कपड़ों के अलावा कुछ और दिखता है या नहीं? गौरव के लाख समझाने पर भी रितु को बात समझ नहीं आई और उसने अपनी मन मर्जी वैसा ही किया जैसा वो अपने घर में किया करती थी। फिर एक दिन शकुंतला ने घर में बहु भोज का कार्यक्रम रख लिया। उफ, जरा देखो तो सही, मंगलसूत्र, सिंदूर और ये इतना भारी चूड़ा, इस सब की वजह से मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। इस मंगलसूत्र और चूड़े की वजह से मुझसे एक काम सही से नहीं हो पाता, ऊपर से इस सिंदूर से मेरे सारे बाल खराब हो रहे हैं। रितु ने मंगलसूत्र और चूड़ा उतार दिया और सिर धोकर सिंदूर भी छुटा डाला और बहु भोज के लिए एक सितारों वाली टाइट फिट ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। घर में नीचे पहले से ही सभी काफी मेहमान आए हुए थे। जब मेहमानों ने रितु को कमरे में ऐसे हुलिये में आते देखा तो वो सभी दंग रह गए। वहीं रितु को देख सभी ससुराल वालों को फिर से काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे ये तो शायद शकुंतला की छोटी बहू है ना, देखो तो जरा इसने क्या पहना हुआ है। राम राम राम, इसकी तो मांग में भी सिंदूर नहीं है। पता नहीं ये शकुंतला की बहू है या कोई और, क्योंकि ना तो इसके गले में मंगलसूत्र है, ना ही मांग में सिंदूर, और ना ही इसने नई बहू की तरह चूड़ा पहना है। ऊपर से कितनी फिटिंग की ड्रेस भी पहनी हुई है। शकुंतला जी की बहुओं के भी क्या कहने हैं, एक संस्कार से लोट पोत है तो दूसरी तो संस्कारों की ABCD भी नहीं जानती। शकुंतला बेबस होकर मेहमानों की सारी बातें सुन रही थी। वहीं परिवार को भी काफी बेइज्जती महसूस हुई। माँ, आप दोनों भाभियों को समझाती क्यों नहीं है? भाविका भाभी पता नहीं क्यों पूरे घर में घूंघट करके घूमती है, और रितु भाभी ने तो आज हद ही कर दी। और ये शकुंतला, क्या परफेक्ट बहुओं का कॉम्बो मिला है तुम्हें। एक है जिसके घूंघट की वजह से लोगों को उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिला, और दूसरी तो बहू ही नहीं लग रही है। अब सभी लोग दोनों बहुओं का मजाक बना रहे थे। इस बार भाविका को भी अपने घूंघट की वजह से बेइज्जती महसूस हुई और रितु तो मानो सबके मनोरंजन का साधन बन गई थी। बहु भोज का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अखिलेश ने शकुंतला को कमरे में बुलाया। ये सब क्या है शकुंतला? जब से हमारे घर में बहुएं आई हैं, तब से हमें कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। तुम बहुओं को समझाती क्यों नहीं हो? भाविका बहू का घूंघट करना फिर भी ठीक है, लेकिन रितु बहू, आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। भला घरों में बहुएं इस तरह रहती हैं? ये बात आप खुद ही कहकर क्यों नहीं देख लेते?
रितु बहू मेरी एक नहीं सुनती है। अगर कुछ समझाने की कोशिश करो तो जुबान चलाने लगती है। कैंची जैसी जुबान है उसकी। आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की जितनी बदतमीजी से उसने की है। शकुंतला को बेबस होकर रोता देख अखिलेश को काफी बुरा लगा। अब अखिलेश को समझ आ गया था कि रितु को समझाना कोई आसान काम नहीं है। किसी तरह अखिलेश ने शकुंतला को चुप किया। वहीं दूसरी तरफ ओह माय गुडनेस, आज कितनी गर्मी है और आज तो मेरे पार्लर का अपॉइंटमेंट भी है। अब उसे तो मिस नहीं कर सकती। ऐसा करती हूँ, हल्के फुल्के कपड़े पहनकर छाता लेकर चली जाती हूँ, जिससे मुझे हवा भी लगती रहेगी और धूप भी नहीं लगेगी। उसके बाद रितु ने एक छोटी सी ड्रेस पहनी, चश्मा लगाया और छाता लेकर पार्लर के लिए घर से निकल गई। रास्ते में चलते हुए कुछ लोग उसे देखकर बातें बना रहे थे तो कुछ उसका मजाक बना रहे थे। अरे माँ जी जल्दी आइए, देखिए आज तो शकुंतला जी की हीरोइन बाहर निकल आई। कौन सी शकुंतला की हीरोइन आ गई? अच्छा ये राम, ये क्या पहनकर बाहर निकल आई है? सारी टांगे कंधे सब खुले, ऊपर से सिंदूर और मंगलसूत्र की जगह छतरी और चश्मा लगाया हुआ है। ये तो पूरी नौटंकी है। अरे शहरी बहू के पहनावे से तो गांव की बहू का पहनावा अच्छा है। कम से कम वो इस तरह जोकर बनकर तो नहीं घूमेगी। सभी औरतें घरों पर खिड़की दरवाजों से रितु को देखकर उसका मजाक बनाते हुए हंस रही थी। वहीं रितु कुछ और ही सोच रही थी। इन्होंने आज तक कोई ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी है क्या, जो मुझे इस तरह घरों से निकल कर निहार रही हैं। पूरे रास्ते मजाक बनती हुई रितु आखिरकार पार्लर पहुंची गई। वहीं दूसरी तरफ भाविका घूंघट करके झाड़ू लगा रही थी। भाविका बहू घूंघट और गहने पहनने की वजह से ठीक से घर की सफाई नहीं हो पाती है, तो घूंघट हटाकर सफाई कर लिया कर। माँ जी, मैं किसी भी तरह घूंघट नहीं हटा सकती, ये हमारी परंपरा है। हमारे यहाँ सभी बहुएं इसी तरह घूंघट करती हैं और गहने पहनती हैं। लेकिन बहू तेरे ससुराल में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ इतने गहने पहनने और घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। शकुंतला के बार बार कहने पर भी भाविका ने घूंघट नहीं खोला। कुछ ही देर बाद रितु भी वापस घर लौट आई। रितु के कपड़े देखकर शकुंतला को अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक रितु ने इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहनी थी जितनी कि आज पहनी। बहू तू इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर गई थी? माँ जी आज इतनी गर्मी है इसीलिए मैंने ये शॉर्ट ड्रेस पहनी है, और वैसे भी मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ ना। रितु इतना कहकर शकुंतला की बात सुने बिना ही अपने कमरे में चली गई। ए भगवान जी, ये कैसी बहुएं लिख दी मेरे नसीब में। मैंने कौन से दुष्कर्म किए जो आज मुझे ये सब देखने को मिल रहा है? हाय राम। माँ क्या हुआ, आपको इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? सब ठीक तो है ना? अरे क्या सब ठीक है, मेरी बहुओं के आने से मेरी किस्मत फूट गई। आए भगवान जी, आए राम जी। भाविका को अपनी सास को इस तरह बेबस होता देख काफी बुरा लगा। वहीं दूसरी तरफ रितु अपने कमरे में खिचड़ी पका रही थी। मैंने आज ही पार्लर से स्किन ट्रीटमेंट कराया है। ऐसे में अगर यहाँ इसको देखने की किसी को समझ ही नहीं है तो इसका क्या फायदा है। ऐसा करती हूँ, घर में एक पार्टी रख लेती हूँ जिसमें मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। रितु ने घर में किसी को बताए बिना घर में पार्टी रखकर और फोन पर अपनी सभी सहेलियों को आने के लिए बोला, लेकिन उसकी सारी बातें आरुषि ने सुन ली थी। आरुषि ने तुरंत ये बात शकुंतला को बताई। शकुंतला ने गुस्सा में आकर रितु को अपने कमरे में बुलाया। रितु बहू, तूने एक दफा भी अपनी सहेलियों के लिए पार्टी रखने से पहले पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ? अरे मम्मी जी, मैं आपको बताने ही वाली थी। मुझे पता था कि आप मना नहीं करेंगी, तो इसीलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। अगर ऐसा है तो फिर भाविका बहू के परिवार वाले भी इस पार्टी में शामिल होंगे। क्या आप इस घूंघट के परिवार को मेरी पार्टी में बुलाना चाहती हैं? कौन सी तेरी पार्टी? हाँ हो तो हमारे ही घर में रही है। अगर तुझे अपनी ही पार्टी करनी है तो जाकर कहीं और अपना पैसा लगाकर पार्टी कर ले। इस पर रितु पूरी तरह से जल गई। अब उसे भाविका के परिवार को बुलाने के लिए राजी होना पड़ा, नहीं तो वो पार्टी भी नहीं कर पाती। शाम को भाविका का पूरा परिवार पार्टी में पहुंच गया। ये देखो, पार्टी मेरी सहेलियों की है और इस गवारन के गवार गांव वाले बेशर्मों की तरह उनसे पहले ही आकर खड़े हो गए हैं। भाविका अपने सभी रिश्तेदारों की खूब अच्छे से खातिरदारी करने लगी। थोड़ी देर के इंतजार के बाद रितु की सहेलियां भी वहां पहुंच गईं, जिन्होंने रितु की ही तरह वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी हुई थी, जिन्हें देखकर भाविका के परिवार और ससुराल वाले हैरान रह गए। Oh my darling, रितु कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। And wow, what a dress! रेड कलर में तो तू किलर लगती है। थैंक्स माय बेस्टी। ये फंक्शन मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखा था, लेकिन मजबूरी में मुझे कुछ गवारों को भी यहाँ बुलाना पड़ गया। कौन गवार? ओह अच्छा, तेरी गवारन जेठानी का परिवार। हाँ वही। इस गवारन की वजह से आए दिन न जाने मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। इसी तरह रितु और उसकी सहेलियां पार्टी एंजॉय करने लगी।
वहीं भाविका के परिवार और ससुराल वालों को उनके पहनावे से काफी दिक्कत हो रही थी। तेज म्यूजिक बजाकर तीनों सहेलियां नाचने लगी। लाल परी मैं लाल परी, लाल परी मैं लाल परी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो मुझको लाल परी। वैसे ऋतु, तूने हमारे लाल परी मंगवाई है या नहीं? ऑफ कोर्स माय लव, लाल परी तो पार्टी की जान है, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से मंगवाई है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो गई। भाविका के परिवार वाले अपने घर को लौट गए और ऋतु अपनी दोनों सहेलियों को लेकर अपने कमरे में चली गई। गाइस, ये रही तुम्हारी लाल परी, और हाँ, गलती से भी इसे लेकर कमरे से बाहर मत जाना। ऋतु ने अपनी सहेलियों से तो कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन वो कमरे का दरवाजा लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से आरुषि ने यह सब देख लिया और सभी घर वालों को आवाज देकर वहां इकट्ठा कर लिया। हे राम, इस लड़की ने तो आए दिन नए रूप देखने को मिल रहे हैं। समय के साथ इसके अंदर का सारा बिगाड़ उभर के आ रहा है। ऋतु, ये सब देखकर मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में भी शर्म आ रही है। भैया, वैसे भी आपकी पत्नी लगती ही कहाँ है ये? इनकी मांग में तो अभी भी आपके नाम का सिंदूर नहीं है। बहू, तूने सारी परंपराएं और मर्यादाओं को भुलाकर अपनी सारी हदें पार कर दी। आज तक हमारी इस पवित्र घर में ऐसी अपवित्र चीज कभी नहीं आई और तूने छुप कर ये सब मंगवाया। ऋतु और उसकी दोनों सहेलियां मुंह लटकाई शर्मिंदा होकर खड़ी हुई थी। आज पूरा ससुराल ऋतु को कर्मों पर कोस रहा था। बस, अब बहुत हो गया। इसने आज सिर्फ हमारी नाक ही नहीं कटवाई, बल्कि हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमें गुमराह किया है। अब ये यहाँ और नहीं रहेगी। धक्के मार कर बाहर निकाल दो इसे। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। तुम इसी के लायक हो। यहाँ के सभी लोगों को तुम्हारे बारे में पता है कि किस तरह तुमने कई बार माँ का भी अपमान किया। वो तो माँ ने मुझे रोक दिया था, वरना मैं तुम्हें उसी दिन घर से बाहर कर देती। लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, पिताजी, देवरानी जी भला इस तरह कहाँ जाएंगी? माफ कर दीजिए इन्हें, है तो ये घर की बहू ही ना। मैं इन्हें फिर से समझाऊंगी, आप ऐसा मत कीजिए। ऋतु आज तक अपनी जिस जेठानी के बारे में बुरा भला कहती, आज सिर्फ वो ही उसके लिए खड़ी हुई थी। अब ऋतु को उसके भाविका के साथ किए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। भाविका ने अपना घूंघट खोला, जिससे ऋतु ने उसका चेहरा पहली बार देखा। भाविका काफी सुंदर थी। देवरानी जी, आज से मैं भी आपके लिए अपना घूंघट करना बंद कर रही हूँ, तो क्या आप भी मेरे लिए अपने साथ एक छोटा सा समझौता करेंगी? भाविका के इतने मीठे अंदाज में कही गई बात को सुनकर ऋतु की आंखों में आंसू आ गई और उसे अचानक से अपनी गलती का एहसास होने लगा। ऋतु रोते हुए शकुंतला के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अंधी हो चुकी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जो मैंने किया मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। ऋतु को इस तरह पैरों पर पड़कर गिरता देख शकुंतला को अच्छा नहीं लगा और उसने ऋतु को एक और मौका देने का फैसला किया। इसके बाद कुछ दिन और बीते और अब भाविका के साथ ऋतु भी साड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनने लगी और धीरे धीरे उसे ये सब अच्छा लगने लगा। ऋतु अभी भी ड्रेसेस पहनती, लेकिन वो ड्रेसेस ज्यादा छोटी नहीं होती। वहीं भाविका भी अब पहले की तरह घूंघट नहीं करती थी, जिससे अब किसी को भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी।